जय हिंद। देखिए, भारत के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। भारत एक और म्यांमार से रिश्ते बनाना भी चाह रहा है, वहां की स्थिति को भी सुधारना चाह रहा है। दूसरे ओर इजराइल और ईरान, भारत के लिए ये दोनों दोस्त है, बट ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। देखिए, म्यांमार में ना जो सेना है वो तख्ता पलट करके 1 साल के लिए शासन ले लिया और कह रही है कि हम तो चुनाव कराएंगे ही कराएंगे, बट 1 साल तक हमको सत्ता में रहने दीजिए। और यहाँ पे जो म्यांमार में जो विद्रोह हुआ है, अब वहां की जनता पर म्यांमार की सेना का अत्याचार बढ़ गया। अब वहां गोलियां चलाई जा रही है, सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं। अब वहाँ के जो पब्लिक है वो भी अब क्या कर रही है, अब खुलकर विद्रोह करने लगी है और उन्हें खुला समर्थन मांग रही है। भारत से, अमेरिका से, यूरोपीय यूनियन से, इवन जापान वगैरह से भी समर्थन माना जा रहा है। इवन भारत के दिल्ली वगैरह में भी और अमेरिका में, यूरोप में भी जो लोग म्यांमार के वहां बसे हैं वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए। और वहां की आर्मी जो है वो पूरी तरह से अब दमनकारी नीति पे आ गई है। इसी बीच म्यांमार की आर्मी ने वहां की पुलिस से कहा कि तुम जनता पर जो विद्रोह कर रहे हैं गोली चला दो। तो इन लोगों ने गोली नहीं चलाया, तो इन्हें सस्पेंड करके अब कार्रवाई की धमकी दी गई। तो ये लोग भारत के, चूंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी है, तो ये लोग म्यांमार से इस रास्ते भारत में एंट्री कर गए। ये भारत में एंट्री किए हैं। भारत ने कभी ऑफिशियली अभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये लोग म्यांमार के जो पुलिस ऑफिसर हैं ये भारत में एंट्री किए हैं। लेकिन म्यांमार की आर्मी ने ऑफिशियली भारत से कह दिया कि आप इन आर्मी ऑफिसर्स को वापस कीजिए। और अगर भारत इन आर्मी ऑफिसर्स को वापस कर देता है तो भारत की क्रेडिबिलिटी बहुत खराब हो जाती है। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग बहुत बड़े संकट में फंसे हैं। हम लोग को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर सीट चाहिए। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं ये दिखाना पड़ेगा कि दुनिया में कहीं भी नियम कानून टूटता है तो भारत जो है अपना फायदा नुकसान देखे के बनाए वो वहां पर निष्पक्षता के साथ खड़ा होता है। और अगर हम निष्पक्षता के साथ खड़े हैं तो इसके साथ सीधा मतलब है कि भैया हम आपको नहीं लौटाएंगे। क्योंकि आप अगर हम लौटा दिए तो आप इन वहां की जो आर्मी है वो इन जो पुलिस ऑफिसर हैं इन्हें सरेआम या तो जेल में डाल सकती है या फिर फांसी दे सकती है। तो भारत को तो लौटाना नहीं चाहिए। और अगर हम नहीं लौटाते हैं तो म्यांमार कंफर्म है कि भारत से फिर वो थोड़ा सा खफा हो जाएगा और चाइना के गोद में जाके बैठ जाएगा। वैसे भी म्यांमार जो है वो 80% चाइना की ओर ही झुका रहता है। तो हम लोग को दोनों को लेके चलना है। तो बेटर यही रहेगा कि हम लोग ने म्यांमार की आर्मी के साथ एक डील कर लेते कि भाई हम एक ही शर्त पे इन्हें लौटाएंगे कि अगर आप इनमें किसी भी तरह का पनिशमेंट, फांसी या ये सब चीजों को नहीं देते हैं, अदरवाइज में नहीं लौटाएंगे। या तो फिर बेटर यही है कि भारत एक्सेप्ट ही नहीं करे कि वो लोग यहाँ आए हैं और उन लोग को आर्मी टू आर्मी कहते कि भाई तुम इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहीं रह जाओ ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्ट ही नहीं करे भारत की आए हैं और ये भी कहते कि हाँ जैसे भारत में मिलेंगे हम आपको दे देंगे। कोई ऐसा थोड़ी है कि वो पुलिस ऑफिसर बहुत बड़े आतंकवादी या फिर बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। जैसे दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा है तो पाकिस्तान में दाग लगता है, हम लोग के ऊपर थोड़ी ना दाग लगेगा कि भैया दुनिया भी कहेगी अच्छा किया छुपा लिया यहाँ पे। तो हम लोग को बीच का रास्ता लेके चलना है। म्यांमार से हमें दुश्मनी भी नहीं रखनी है और आर्मी टू आर्मी म्यांमार से बात करना चाहिए। जबकि अगर देखेंगे अन्य देशों को तो वो म्यांमार पे काफी सख्त रवैया अपनाए हैं, वो जापान, चाइना और रूस को छोड़कर। अमेरिका में जब अगर जो बाइडेन अभी आ गए, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप रहते तो अब तक बहुत बड़ा एक्शन ले लिए रहते। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप चाइना के एकदम खिलाफ थे और चाइना और म्यांमार में दोस्ती है, इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप जरूर एंट्री मारते। जो बाइडेन भी किए हैं बट थोड़ा सा लेट से आए हैं। जो बाइडेन ने खुलेआम कह दिया कि भैया वहां नरसंहार या मारकाट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने म्यांमार के ऊपर वेपन्स एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो उसे कहते हैं जब कोई देश दूसरे देश से मतलब उस जिस पर्टिकुलर चीज के लिए एम्बार्गो लगा है उस चीज का व्यापार नहीं करेगा कोई देश उससे। तो इस पर वेपन एम्बार्गो लगाया गया है जिससे कि कोई भी देश म्यांमार को बड़े हथियार इस सब की सप्लाई वगैरह नहीं दे सकता है। और अगर पहले से ऑर्डर ले लिया गया है तो फिर उसकी भी सप्लाई रोक दी जाएगी। तो हालांकि म्यांमार की जो फौज है उसको किसी दूसरे देश से तो खतरा ही नहीं है। कौन भारत क्या उसमें हमला करने जाता है? चाइना हमला करने जाता है? नहीं करता है। तो उसको भी लगता है कि भैया तुम एम्बार्गो लगा के क्या फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा सैंक्शन ही लगाओगे। हालांकि अमेरिका और भी सख्त कदम उठाया है। जो आर्मी जो थी वहां की म्यांमार की, तो म्यांमार की आर्मी के जितने भी अकाउंट्स अमेरिका बैंक में थे, अब चूंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सारे के सारे डॉलर में होते हैं इसलिए अमेरिका ने उन सारे के सारे बिलियंस ऑफ डॉलर जो थे वो म्यांमार की आर्मी के जो है वो सीज कर दिया कि भैया जब आपके यहाँ सब कुछ मामला नॉर्मल होगा तभी हम ये पैसा को निकालेंगे, देंगे आपको परमिशन निकालने के लिए। अमेरिका यहाँ एक और चाल चलेगा, वो म्यांमार को चारों ओर से घेरने के लिए यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में वो म्यांमार पर सैंक्शन, प्रतिबंध लगाने को कहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध को लगाया जा सके। लेकिन यहाँ पे भी वो सक्सेस नहीं हो पाएगा
जाएगा, क्योंकि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में दो दो ऐसे देश हैं जिनके पास ऑलरेडी वीटो पावर है। वीटो पावर जिनके पास है, जैसे 5 देशों के पास तो वीटो पावर है, जिसमें से 2 देश हैं जो म्यांमार के फेवर में चले जाएंगे, रूस और चाइना। रूस और चाइना जो है ये म्यांमार के फेवर में चले जाएंगे। और अगर कोई भी वीटो पावर कर दिया, वीटो एक ऐसा पावर होता है कि अगर किसी ने अपना वीटो कर दिया, मतलब अब इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी, यानी यूएन में तो म्यांमार बच जाएगा, रूस करे ना करे बट चाइना उसको कंफर्म बचा लेगा। आप म्यांमार के प्रोटेस्ट में भी देखेंगे चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन चाइना को चाहिए कि एक स्टेबल, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट रहे जिसका जनता से कोई लगाव ना रहे, ताकि वो कम्युनिस्ट के साथ अच्छे से मैच कर सके। हालांकि यूरोपीय यूनियन के देशों ने भी अपने यहाँ के जो यूरोपीय काउंसिल है वहां से म्यांमार पर प्रतिबंध लगा दिया है, और बहुत से लोग भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं कि भारत इस पर स्टेप उठाएगा। और अगर भारत इसमें बहुत ज्यादा स्टेप नहीं उठाया तो आने वाले वक्त में यही चाइना है, चाइना चाहता है कि भारत स्टेप उठाए, और अगर म्यांमार के खिलाफ भारत स्टेप उठा लेता है तो चाइना वहां की आर्मी को कहेगा कि देखो भारत तुम्हारे खिलाफ आ गया, तुम हमारे से सट जाओ। और अगर भारत स्टेप नहीं उठाता है और यूएनओ में भारत जाके कहेगा कि हमको सुरक्षा परिषद में जगह दीजिए, तो चाइना कहेगा कि इसको क्या जरूरत है भारत को सुरक्षा परिषद में जगह देने की, इसको इसके भारत के बगल में ही म्यांमार में जब ऐसा तख्ता पलट विद्रोह और मारकाट हो रहा था तो भारत ने तो कुछ नहीं किया था। तो हम लोग को बड़ा बैलेंस वे में चलना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो मतलब उसके दोनों हिसाब से वो लेकर चलता है। तो यहाँ हम लोग एक साइड में देख रहे हैं म्यांमार को बैलेंस करने के लिए, दूसरी ओर दिक्कत आ रहा है ईरान को लेकर। देखिए ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन यहाँ एक देश है छोटा सा इजराइल, इन दोनों देशों में जमता ही नहीं है। अभी हालिया में दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, इजरायली एम्बेसी के पास दिल्ली में एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, नॉर्मल ब्लास्ट हुआ था, शीशे वगैरह टूटे थे कांच के, जिसमें हम आपको एक वीडियो भी बनाए थे। उसको लेकर अभी एक राजनीति घमासान हो गई। हमारा जो रिलेशन है वो ईरान के साथ भी बहुत अच्छा है, हम लोग ईरान से पेट्रोलियम वगैरह लेते हैं, वो हमारे यहाँ से सामान खरीदते हैं। हमारा रिलेशन इजराइल के साथ भी बहुत अच्छा है, इजराइल से हम लोग वेपन्स वगैरह लेते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों को लेते हैं। तो हमें दोनों को लेकर चलना है, लेकिन ये सोच रहे एक दूसरे के जानी दुश्मन है। मतलब अगर ईरान को मौका मिल जाए ना तो इजराइल पे हमला नहीं करेगा, इजराइल का नामो निशान मिटा देगा, मतलब नस्ल को बर्बाद करना चाहता है ये ईरान। और इजराइल भी चाहता है कि सोचा तोरा हम छोड़ेंगे नहीं। और इस रीजन में, इस मिडिल ईस्ट वाले रीजन में अगर कोई पावरफुल है तो ईरान है, नो डाउट। सऊदी अरब वाला सबको कुछ नहीं आता है, ये इजराइल है इधर पावरफुल है। अब ईरान ने भारत सरकार से कहा है कि देखिए जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है वो ईरान ने नहीं कराया है। ईरान का कहना है कि ये जानबूझ के मोसाद ने, मतलब इजराइल ने अपने खुफिया एजेंसी के थ्रू खुद अपने यहाँ ब्लास्ट करा लिया है। छोटे से ब्लास्ट से कुछ होगा नहीं और बदनाम हो जाएगा रिश्ता भारत का और ईरान का। तो ईरान ने चेताया है कि इजराइल का कहना है इजराइल खुद ब्लास्ट करा रहा है ताकि भारत और ईरान के रिश्ते खराब किए जा सके। खैर अगर इस बात में हकीकत भी है तो भारत इतना बेवकूफ नहीं है। भारत को भी चाहिए कि हमें एक ऐसा ऑयल इंपोर्ट करने वाला चाहिए, एक ऐसा तेल का वाला देश चाहिए जहां से हमारी तेल की सप्लाई कभी ना रुके। इस वजह से वो ईरान को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब में राजनीतिक उथापतल बहुत होती है, इसलिए सऊदी अरब पर भरोसा करना ठीक नहीं है। इसका पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा साठ गांठ रहता है। तो ये एक और करना है ये ईरान का कहना है। वही अगर हम इजराइल की बात सुनेंगे तो इजराइल कह रहा है, इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी भारत की एजेंसी के साथ मिलकर जांच करिए कि कौन ब्लास्ट किया है। इसका कहना है कि भैया देखिए ये ब्लास्ट ईरान ने किया है और इजराइल के एम्बेसी के पास किया है। मोसाद का कहना है, मोसाद बहुत ही खतरनाक खुफिया एजेंसी है, कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड, ईरान की जो आर्मी है, तो इसके आर्मी में जो सबसे बेहतरीन आर्मी होती है उन्हें छांट कर बनाया जाता है रिवोल्यूशनरी गार्ड। ये रिवोल्यूशनरी गार्ड होते हैं ईरान की आर्मी से एकदम इलीट क्लास, वेल ट्रेंड होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनमें से भी जो सबसे खतरनाक होते हैं उसे कोर्ट्स में रखा जाता है। ये कर्ट्स ग्रुप जो होता है ये इंटेलिजेंस हमला करने के लिए है, खुफिया अटैक करने के लिए, गोरिल्ला युद्ध के लिए, ये सब है। तो मोसाद का कहना है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है वो ईरान ने ही करवाया है और अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड का ही एक इंटेलिजेंस विंग्स है जो कर्ट्स कहते हैं उसे, इसके थ्रू कराया। अब भाई भारत के सामने बड़ी अजीब अजीब विडंबना चुनौती आ जा रही है। हम इधर म्यांमार को बैलेंस लेके चले कि इधर ईरान को लेके चले, हालांकि ये मैटर बहुत बड़ा नहीं है। ईरान वाला सुलझ जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम ना इजराइल का साथ छोड़ेंगे और ना ही हम ईरान का साथ छोड़ेंगे और ना ही हम सऊदी अरब का साथ छोड़ेंगे। ये तीन ऐसे देश हैं सब जिन तीनों की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब की जरूरत इसलिए है कि वहां रोजगार है, ईरान की जरूरत इसलिए है कि यहाँ पेट्रोलियम है, हालांकि सऊदी अरब के पास भी पेट्रोलियम है, इजराइल की जरूरत इसलिए है कि हथियार है। ये तीनों की दोस्ती भारत से है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तीनों में से कोई किसी को सामने रख देंगे, काट मार फाड़ देगा पूरा एकदम। और
ऐसा नहीं जैसे भारत और चाइना की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है तो कश्मीर मुद्दे को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे इन लोग की लड़ाई हम नस्ल काट देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये सब टाइप का, ये सबको ये सब सोच रख ले ऐसे पता नहीं कौन सदी का। और इधर हम लोग म्यांमार को बैलेंस लेके चलते हैं, तो भाई हम लोग को बैलेंस लेके चलना है, ये वाला चीज तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अभी तत्काल जो मुद्दा है म्यांमार का, वो बड़ा अजीब टाइप का बैलेंस होगा। तो भारत सरकार को करना ये चाहिए कि म्यांमार को पॉलिटिकली समझाना चाहिए, और इंडियन आर्मी के थ्रू भी वहां के आर्मी पर्सन को भाई समझाना चाहिए कि देख भैया ज्यादा मत उड़, वरना हम लोग अगर ज्यादा ताम झाम करेगा तो तुम्हारे लिए भी बहुत दिक्कत आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जो छोटे मोटे देश होते हैं या ये लोग के पास जानते हैं कि हमको विकास से तो कुछ खास काम नहीं है, हमारा अपना पर्सनल प्रॉफिट होना चाहिए, देश भाड़ में गया, तो ये लोग सोच रहे कुछ भी कर सकते हैं। और चाइना तो चाहता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पाकिस्तान से उसने सीपीईसी लाया है, यहाँ म्यांमार में भी सड़क ला देगा, भारत को घेर लेगा नीचे से अच्छा से। तो भारत भी बहुत मजे हुए कदम से आगे बढ़ रहा है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।